हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है हरमन से। हरमन अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि उसने 1942 का समर कहाँ स्पेंड किया। कहानी फ्लैशबैक में आती है। उस समय हरमन के दो दोस्त थे, बेंजी और ऑस्की। दोनों दोस्त हरमन को हरमी बुलाते थे। ये तीनों दोस्त अक्सर बीच पर खेलने जाया करते थे। एक बार तीनों जब झाड़ियों से एक घर को देखते हैं तब वे देखते हैं कि घर के अंदर से एक नई नवेली दुल्हन निकलती है और साथ में उसका हस्बैंड है जो कि सोल्जर है। थोड़ी देर के बाद वो सोल्जर अपनी ब्राइड को घर के अंदर ले जाता है। उस ब्राइड की खूबसूरती देखकर तीनों काफ़ी आकर्षित हुए हैं। ऑस्की और बेंजी यहाँ से जाने लगते हैं, पर हरमी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। वो अभी भी उस ब्राइड को देखना चाहता है। उसकी खूबसूरती अभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही। अगले दिन हम दोबारा बीच पर इन तीनों को घूमते हुए देखते हैं। इस बीच पर काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। काफ़ी सारे कपल्स हैं जो आपस में लव मेकिंग कर रहे हैं। तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं कि ये अपनी वर्जिनिटी को कैसे लूज़ करेंगे। ये एक बुक लाए हैं जिसमें वर्जिनिटी कैसे लूज़ करें इसके तरीके लिखे हुए हैं। इसमें संभोग प्रक्रिया के बारे में पूरी विस्तार से लिखा हुआ है। तीनों इसे एक साथ पढ़ते हैं। एक दिन जब ये तीनों बोट पर हैं तब ये देखते हैं कि शिप से ब्राइड अपने हस्बैंड सोल्जर के साथ निकलती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो सोल्जर जाने लगता है। ब्राइड उसे बाय करती है और उदास होकर शिप के अंदर चली जाती है। हरमी ये सब देख रहा है। वो उस ब्राइड के यौवन से भरे शरीर को देखकर कामोत्तेजित होता है। अब वो उसकी लालसा रखता है। वो उस ब्राइड को लोलुप निगाहों से देखता है। कुछ दिनों के बाद तीनों दोस्त जब बीच पर हैं तब वो ब्राइड यहाँ नहाने आती है। ऑस्की हरमी से कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से ब्राइड बहुत बूढ़ी है, वो उसके किसी काम की नहीं। यहाँ हरमी कहता है कि वो उसे सच में प्यार करता है। ऑस्की और बेंजी उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर वो उसे वाकई में प्यार करता है तो उससे बातें करके दिखाए। यहाँ हरमी उस ब्राइड से बातें करने जाता है। इस समय ब्राइड बीच पर सो रही है। जैसे वो कुछ बोलने को होता है उसके दोस्त यहाँ शोर मचाते हैं। हरमी यहाँ से भागता है। इसके बाद तीनों दोस्त आपस में उलझ पड़ते हैं। यहाँ इनमें काफ़ी लड़ाई होती है। ऑस्की हरमी को काफ़ी मारता है जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। एक दिन हरमी जब मार्केट से गुजर रहा था तब वो उस ब्राइड को देखता है। वो कुछ सामान लिए जा रही है पर उस सामान को होल्ड नहीं कर पा रही। उसके हाथ से सामान गिर जाता है। हरमी उसके पास जाता है और उसे हेल्प ऑफर करता है। वो ब्राइड हरमी के इस ऑफर को कबूल करती है। इसके बाद दोनों ब्राइड के घर की तरफ निकल पड़े हैं। रास्ते में ऑस्की और बेंजी हरमी को बुलाते हैं पर हरमी उनकी भला अब क्यों सुने। वो इस समय 7वें आसमान पर है। घर पहुंचकर हरमी ब्राइड के सामने लंबी लंबी फेंकता है। वो कहता है कि वो भी बड़ा होकर सोल्जर बनेगा। उसने सोल्जर के लिए अप्लाई कर दिया है। वो ब्राइड कहती है कि वो ज़रूर सोल्जर बनेगा। यहाँ हरमी इंप्रेशन मारते हुए कहता है कि वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, उसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। वो ब्राइड पूछती है कि आखिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। हरमी कहता है कि उसे सीटी बजाना बहुत अच्छा आता है। यहाँ उस ब्राइड को इम्प्रेस करते हुए हरमी कॉफ़ी जो कि काफ़ी गर्म है उसे बड़ी जल्दी से पीता है। उसका मुंह जल जाता है। ब्राइड उसे बर्फ़ ऑफर करती है। जाते हुए उसे कुछ डोनट देती है। हरमी कहता है कि वो फिर मिलने आएगा। घर से बाहर हरमी के दोनों दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो पूछते कि आखिर हरमी अब तक उसके घर में कर क्या रहा था। हरमी बताता है कि वो उसके साथ ड्रिंक कर रहा था। हरमी के डोनट्स उसके दोस्त ले लेते हैं। अब ये तीनों दोस्त मिलकर वर्जिनिटी लूज़ करने का प्लान बनाते हैं। ये तीनों थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। यहाँ ऑस्की 3 लड़कियों को देखता है। वो उनसे दोस्ती करने लगता है। वो कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ फिल्म देखें। इस तरह तीनों लड़कियाँ इन तीनों दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए राज़ी हो जाती हैं। यहाँ ऑस्की ने बड़ी चालाकी से सबसे खूबसूरत लड़की को अपने पास रख लिया है, जबकि जो सबसे अगली लड़की है उसे हरमी को दिया है। इतने में यहाँ सोल्जर की ब्राइड आ जाती है। वो हरमी से हाय बोलती है और कहती है कि उसे अपने घर में कुछ सामान को मूव करना है। क्या हरमी आकर उसकी हेल्प कर सकता है। हरमी तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है। हरमी जब अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा है तब पैसे कम पड़ रहे हैं। ऑस्की और हरमी आपस में पैसों का हिसाब लगा रहे हैं कि फिल्म की टिकट कैसे खरीदी जाए और तीनों लड़कियों को आइसक्रीम कैसे खिलाया जाए। समहाउ ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। फिल्म देखते हुए ऑस्की अपनी पार्टनर के नज़दीक जाने की कोशिश करता है। वो उसे मना कर देती है। बेंजी भी कुछ ऐसा ही करता है पर उसे भी असफलता हाथ लगती है। हरमी जो कि कम खूबसूरत लड़की के साथ है वो उसे टच करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। ऑस्की इससे जेलस होता है। फिल्म के बाद ऑस्की हरमी से कहता है कि हरमी उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था। अगले दिन हरमी ब्राइड के घर पहुंचा है उसे सामान मूव इन करने में हेल्प करने के लिए। यहाँ जब वो ब्राइड सीढ़ी पर चढ़ती है तब हरमी उसके बॉडी पार्ट्स को देखता है। उसे देखकर वो आकर्षित होता है। उसके अंदर संभोग की भावना जागृत होती है।
जब सीढ़ी पर चढ़ने की बारी हर्मी की आती है तब वो कांपने लगता है। ब्राइड पूछती है कि वो इतना नर्वस क्यों है। हर्मी इसका कोई जवाब नहीं देता। सारा सामान रखने के बाद हर्मी ब्राइड से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। वो ब्राइड भी उसका फोरहेड चूमती है। इस समय हर्मी के माथे पर लिपस्टिक के निशान हैं। जब वो बाहर आता है तब उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि आखिर उसके माथे पर लिपस्टिक के निशान कैसे। हर्मी समय बहाना बना देता है। बाद में ऑस्की हर्मी से कहता है कि उसने वर्जिनिटी लूज करने का एक अलग प्लान बनाया है। वो एगी और मिरियम को बुलाएंगे मार्शमैलो रोस्ट करने के बहाने। ये सब ये रात को करेंगे बीच के किनारे। ऑस्की समय बुक को पढ़ता है और पाता है कि ऐसा करने के लिए इन्हें निरोध की ज़रूरत है। अब ये दोनों मिलकर निरोध खरीदने की प्लानिंग करते हैं। ड्रग स्टोर के बाहर ऑस्की बड़ी चालाकी से खुद नहीं जाता बल्कि हर्मी को अंदर भेज देता है। हर्मी स्टोर के अंदर जाता है पर वो बहुत नर्वस है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि स्टोर कीपर से वो कैसे कहे कि उसे निरोध खरीदना है। इस समय एक बूढ़ी औरत भी है। उसे देखकर वो और भी शर्मा जाता है। पर जब बूढ़ी औरत यहाँ से चली जाती है तब हिम्मत करके हर्मी स्टोर ओनर से बात करता है, पर वो निरोध कहने के बजाय आइसक्रीम कह बैठता है। ओनर उसे आइसक्रीम दे देता है। इसके बाद भी जब वो निरोध कहने वाला होता है तब उसके मुंह से कोन निकलता है। ओनर उस आइसक्रीम पर कोन भी डाल देता है। इसके बाद वो स्प्रिंकल भी कर देता है। अगली बार भी जब हर्मी निरोध कहने को होता है तो उसके मुंह से नैपकिन निकलता है। ओनर उसे नैपकिन भी दे देता है। इन सब में हर्मी इतना नर्वस है कि स्टोर ओनर ने समझ लिया कि आखिर हर्मी चाहता क्या है। वो उसे निरोध के डब्बे दे देता है और इस तरह फाइनली हर्मी ने निरोध को खरीद ही लिया। अभी प्लानिंग के मुताबिक आज शाम को बीच के किनारे मिले हैं। एगी और मिरियम इनके साथ है। इसमें मार्शमैलो रोस्ट करते हुए हर्मी एगी के साथ बैठा हुआ है, जबकि बीच के दूसरी साइड ऑस्की और मिरियम साथ में है। ऑस्की मिरियम के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहा है। उसका निरोध जब खत्म हो जाता है तो वो दोबारा हर्मी से निरोध मांगने आता है। हर्मी इसे दे देता है। कुछ टाइम के बाद ऑस्की दोबारा आता है। इस बार भी हर्मी दे देता है पर पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है। ऑस्की कहता है कि उसने बुक को पढ़ा है और वो बुक को फॉलो कर रहा है। हर्मी पूछता है कि आखिर उस बुक में आगे के स्टेप्स क्या हैं। इस समय ऑस्की हर्मी का मजाक उड़ाता है और चला जाता है। इधर एगी हर्मी से पूछती है कि बार बार ऑस्की उससे क्या मांगने आ रहा है। हर्मी कुछ कहता नहीं है। एगी यहाँ से उठकर जाती है। वो ऑस्की और मिरियम को एक साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। वो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। इस तरह हर्मी की प्लानिंग फेल हो गई जबकि ऑस्की कामयाब हो गया है। अगले दिन हर्मी बीच के किनारे अकेले है। वो यहाँ देखता है कि वो ब्राइड एक ख़त लिख रही है। वो उसके पास जाता है और वो पूछता है कि वो ख़त किसे लिख रही है। यहाँ ब्राइड अपना नाम डोरथी बताती है। डोरथी कहती है वो अपने हस्बैंड को ख़त लिख रही है। यहाँ हर्मी उसके सामने स्टाइल मारता है। वो कहता है कि आज रात को वो पड़ोस में आ रहा है घूमने के लिए, तो अगर वो चाहे तो क्या कंपनी देने के लिए डोरथी के पास आ सकता है। डोरथी इसके लिए हाँ कर देती है। अब हर्मी बड़ा खुश है। वो घर जाता है, शर्ट पहनता है, सूट पहनता है, शूज़ को पॉलिश करके पहनता है। वो बड़ी खुशी में आज शाम डोरथी के घर जाना चाहता है। जब वो रास्ते में जा रहा है तब ऑस्की उसे मिलता है। ऑस्की कहता है कि इस समय मिरियम को अपेंडिक्स हुआ है और वो मेनलैंड में है। वो अपनी गम भरी कहानी सुना रहा है पर हर्मी को उस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो एक्साइटमेंट है डोरथी से मिलने की। वो ऑस्की को इग्नोर करता हुआ डोरथी के घर पहुंचा है। जब वो इस घर में पहुंचता है तो इस घर में बड़ी खामोशी है। वो एक विस्की के बॉटल को पड़ा हुआ दिखता है। कुछ सिगरेट्स के डब्बे पड़े हुए हैं। इस समय एक म्यूज़िक बज रहा है जो कि काफ़ी सैड है। हर्मी को समझ नहीं आ रहा कि एकदम से इस घर में क्या हो गया। इतने में एक गवर्नमेंट टेलीग्राम को देखता है। इसमें लिखा हुआ है कि डोरथी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उसके हस्बैंड जब प्लेन से जा रहा था फ्रांस के ऊपर से तब उस पर हमला हुआ और सब मारे गए। इतने में डोरथी अपने बेडरूम से बाहर निकलती है। वो इस समय काफ़ी गमगीन है। हर्मी उसके पास जाता है, उससे संवेदना जताता है। डोरथी उसे होल्ड करती है। इस समय कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। चारों तरफ खामोशी है। दोनों यहाँ स्लो मोशन में डांस करते हैं। थोड़ी देर के बाद डोरथी की नज़र हर्मी के फेस पर जाती है। डोरथी यहाँ हर्मी को किस कर बैठती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। बेडरूम में जाकर दोनों निर्वस्त्र होते हैं और इस तरह दोनों यहाँ संभोग करते हैं। थोड़ी देर के बाद हर्मी जब उठता है तो देखता है कि डोरथी पोर्च में है। वो पोर्च में जाकर देखता है कि डोरथी रेलिंग के सहारे खड़ी है और इस समय धूम्रपान कर रही है। डोरथी हर्मी को गुड नाइट बोलती है और हर्मी यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ऑस्की हर्मी से मिलने आया है। वो बताता है कि मिरियम अब धीरे धीरे ठीक हो रही है पर वो बहुत उदास है। इस समय हर्मी अचानक से उठता है और डोरथी के घर की तरफ जाता है। यहाँ डोरथी जा चुकी है। जाते हुए उसने हर्मी के नाम एक ख़त छोड़ा है। वो ख़त में लिखती है कि वो हमेशा हर्मी को याद रखेगी। उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो बहुत स्पेशल था।
वो आशा करती है कि हर्मी उसकी सिचुएशन को समझ पाएगा। इसके बाद हर्मी घर के आगे मिट्टी में बैठा हुआ उस घर को निहारे जा रहा है। वो अभी भी डोरथी को मिस कर रहा है। प्रेजेंट में हमें हरमन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि उसने लाइफ में काफ़ी पेन झेला और उसे समझ नहीं आता है कि लाइफ कभी कभी इतनी पेनफुल क्यों हो जाती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।